नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीबीआई की 4 राज्यों में छापेमारी चल रही है। कोल माफियाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कोयला माफियाओं के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की कोलकाता स्थित एसीबी ब्रांच में मामला दर्ज है। 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी में भी छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त, कोल माफियाओं के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम इस वक्त में 45 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में छापेमारी की जा रही है। और सीबीआई के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे आने वाले वक्त में कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। और ये जो पूरा मामला है, कोल माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच आपस में जिस तरह से आपस में एक गठजोड़ था, आपस में सेटिंग करते हुए सरकार को नुकसान पहुंचाने का आरोप था, इसी मामले पर छापेमारी की जा रही है। और इस मामले में सीआईएसएफ, इंडियन रेलवे, इसके साथ साथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि कई अज्ञात अधिकारी भी हैं। उन लोगों के खिलाफ उसके आवास पर छापेमारी की जा रही है। अभी शुरुआती तौर पर 45 लोकेशन पे भी छापेमारी की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि इस मामले में लोकेशंस की भी संख्या उसमें काफ़ी इजाफा होगा। और अभी शुरुआती तौर पे 2 एफआईआर रजिस्टर किए गए हैं। ये दोनों एफआईआर कोलकाता की एसीबी ने दर्ज किया है। और इस मामले पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि मामला क्या है, इस मामले पे सिर्फ इतना बताया गया है कि कोल माफियाओं से संबंधित मसला है। और ये कोल माफियाओं से संबंधित एक नया एफआईआर है। ये पुराना एफआईआर के मामले में सर्चेज नहीं हो रही है, बल्कि एक नया एफआईआर है। और उन जो भी आरोपी हैं उसके संबंधित जो लोकेशंस हैं वहां पे छापेमारी की जा रही है। बिहार, झारखंड जो है इसमें से प्रमुख है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सबसे प्रमुख लोकेशंस हैं, क्योंकि वहां पर उन कोल माफियाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पर रह रहे थे। और उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद ही इस मामले में छापेमारी की जा रही है। कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में संभव है। जी शंकर, क्या वो अहम ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है, खासकर अगर हम बिहार और झारखंड की बात करें तो? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको अली मैं बताना चाहूँगा, कुछ आरोपियों के नाम बताना चाहूँगा। इसमें कुछ जो प्रमुख नाम हैं, अनूप माझी, इक्का उर्फ लाला नाम है, उसके यहाँ पे सर्च चल रहा है। और जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हैं उससे जुड़े हुए जो झारखंड का जो इलाका है, वहाँ पर किस तरह से सरकारी वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर उन माफियाओं को फ़ायदा पहुँचाते थे, उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। और किस तरह से जो एक माल ढुलाई होता है, माल ढुलाई में जो उसकी जाँच करने के लिए का जो जिम्मा होता है सीआईएसएफ के पास होता है, तो सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। और इंडियन रेलवे किस तरह से माल ढुलाई के साथ साथ जो एक स्थान से दूसरा स्थान पे पहुंचाने का जो जिम्मा रेलवे का है, तो रेलवे के कुछ अधिकारियों के साथ में किस तरह से एक। चलिए शंकर, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख एक और बड़ी खबर का कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू कोर टीम के साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। एक अणे मार्ग स्थित आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी मौजूद हैं, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव और आरसीपी सिंह भी मौजूद हैं। बैठक में संजय झा भी शामिल हुए हैं। राजनीतिक हालात के साथ आगे की रणनीति पर इस वक्त मंथन चल रही है। तो पटना से बड़ी खबर, और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, विधानसभा की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और आज कोर कमेटी की बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या माना जाए, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को, और क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखा नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था जेडीयू का, उसको लेकर भी बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, इसको लेकर भी बैठक बुलाई गई। और एमएलसी का भी राजपाल कोटा से एमएलसी का भी चुनाव होना है, उसको लेकर भी बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की जो कोर टीम है बेहद महत्वपूर्ण है। और जब भी कोई बड़ा फैसला जेडीयू लेता है
तो नीतीश कुमार अपने कोर टीम के सदस्यों के साथ बैठक जरूर करते हैं। तो कई बातों को लेकर बैठक हो सकती है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैठक में डब्ल्यू क्या निकला इसकी जानकारी मिले, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खासकर आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या होने वाली है, जेडीयू की रणनीतियों पर काम करेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से चेहरे नए हो सकते हैं, इसके अलावा एमएलसी के लिए कौन कौन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। इससे इंकार नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव के बाद ये कोर टीम की बैठक बैठी है जिसमें ललन सिंह शामिल नहीं होता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी नीतीश कुमार के कोर टीम के जो भी सदस्य मौजूद है वो सब लोग इस बैठक में मौजूद है और जाहिर सी बात है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और उसमें क्या कुछ फैसला होगा हम कोशिश करेंगे बताने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, क्या कुछ रणनीति होगी जेडीयू की, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल की, जिस पर सियासत जारी है। एनडीए के नेताओं ने इसे राजनीति का गिरता अस्तर कहा है, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव की मुद्रा में हैं। जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल। मैं पीड़ा में बोल रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और भविष्य में चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए और राजनीति में अपने स्तर को गिराना नहीं चाहिए। अब यह क्या पॉलिटिकल एक दूसरे का जो निजी हमला करना, नहीं, निजी हमला तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी पक्ष से भी। मैं इसको कंडेम करता हूं, 100% कंडेम करता हूं। ऐसी टिप्पणी से सार्वजनिक जीवन की जो शुचिता है वह प्रभावित होता है। तो आप व्यक्तिगत जीवन के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके जी शुचिता की राजनीति रही है, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से मैंने असेंबली में कल व्यवहार किया वो ज्यादा सदमे की बात है, इसलिए कि नीतीश कुमार मैंने भाषा के मामले में, मैंने अनुशासन के साथ बोलने के मामले में, संयम के मामले में वो जाने जाते हैं और हमने आज तक मैंने लंबा साथ रहा है हम लोगों का, हमने कभी इस तरह से उनको बोलते हुए नहीं सुना है। अब जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी पर, यह आरोप तो उन पर लगता है। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं मुद्दों पर बात होनी चाहिए और सदन चर्चा और विमर्श के लिए होता है जहां हम जनहित से जुड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं पर निजी हमला करेगा, विषय से हटकर बातें होंगी। बात तो होनी थी राज्यपाल जी के अभिभाषण पे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह सत्ता पक्ष के लोग लालू जी के परिवार को टारगेट कर रहे थे, जिसका कहीं उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विवादित बोल बोले थे, उसके बाद सियासत उस पर जारी है। और आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र में जिस बात का इस्तेमाल किया गया था उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। और इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि सदन में तेजस्वी यादव ने निर्लज्जता की सभी सीमा पार कर दी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसी कारण बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं तो उनका कंडक्ट और बिहेवियर पूरे समाज के लिए एक आदर्श बनता है और उससे समाज को शिक्षा भी मिलती है। और कल जब कुछ भी हुआ, निर्लज्जता की सीमा को भी पार कर गए लोग। अगली खबर का रुख करते हैं। सुशील मोदी बीजेपी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रामविलास पासवान के निधन से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए 14 दिसंबर को चुनाव होना है।
इसी सीट के लिए बीजेपी ने सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी अब तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत के लिए क्या आंकड़े चाहिए। राज्यसभा की वोटिंग का फॉर्मूला यह है कि विधायकों की कुल संख्या और खाली सीटें +1 इसको ऐसे समझिए कि खाली सीट में पहले 1 जोड़ते हैं, फिर कुल विधानसभा सीटों से विभाजित करते हैं। इसमें जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या आती है वो जीत के लिए चाहिए होता है। और बिहार में एक सीट का फॉर्मूला समझिए कि क्योंकि बिहार में विधायकों की कुल संख्या 243 है। बिहार में राज्यसभा की 1 सीट खाली है। राज्यसभा की खाली 1 सीट में 1 जोड़ने पर 2 होगा। इसमें 2 से विधायकों की संख्या 243 में भाग दिया जाए, नतीजा 121.5 आएगा, जिसमें फिर 1 जोड़ेंगे यानी कि 121.2 में 1 जोड़ने पर नतीजा 122.5। जीत के लिए राउंड फिगर में विधायकों की संख्या 123 चाहिए। सुशील मोदी लंबे समय से बिहार के डिप्टी सीएम रहे और उनके अनुभव का लाभ बिहार को लगातार मिलता रहा। ये बातें बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि आगे अब पूरे देश को सुशील मोदी की योग्यता और अनुभव का फायदा मिलता रहेगा। साथ ही राधा मोहन सिंह ने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। सुशील मोदी जी बिहार में लंबे कालखंड तक उप मुख्यमंत्री रहे, मुझको लगता है कि 10 साल से ज़्यादा, और इनकी जो योग्यता है, इनका जो अनुभव है, राज्यसभा में जाने के बाद अभी तक तो बिहार राज्य को इनके अनुभव का, इनकी योग्यता का लाभ मिलता रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब पूरे देश को इनकी योग्यता और जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। गोपालगंज में हुए हमले में 2 की मौत हो गई है। घायल बीडीसी पप्पू पांडे की भी मौत हो गई है। गोरखपुर में इलाज के दौरान बीडीसी पप्पू पांडे ने दम तोड़ दिया। सुबह देवेंद्र पांडे की मौत हुई थी। हमले में दोनों आरोपी की जमकर पिटाई हुई। पिटाई के बाद पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही गोपालपुर में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें देवेंद्र पांडे नाम के शख्स की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घायलों को गोरखपुर रेफर किया गया था और उसमें से एक घायल बीडीसी पप्पू पांडे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे भी एक शख्स की मौत हो गई है इलाज के दौरान, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? हालांकि दोनों आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस गोलीकांड के पीछे? मैं बता दूं कि पूरा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार का है और यहाँ पर पप्पू पांडे के करीबी देवेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जो कि बीडीसी सदस्य हैं, बीडीसी यानी कि पंचायत समिति सदस्य हैं, इन दोनों लोगों की मौत हो गई है। और इस मामले में मैंने सदर एसडीपीओ नरेश पासवान से मैंने बात की। नरेश पासवान का कहना है कि अभी हत्याकांड के वजह खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं उन अपराधियों से जो है अभी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो दोनों अभी बेहोशी की हालत में है ग्रामीणों की पिटाई से। तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल पाया है कि आखिर वो अपराधी कर्मी जो है किस घटना जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी मैं ताजा बता दूं कि अभी जो 2 लोगों की मौत हुई है और तीसरा शख्स जो है जो रंगीला चौहान है वो अभी घायल है। इस तरह से पूरे गोपालगंज में घटना के बाद से हर तरफ पुलिस छानबीन में तब्दील कर दी गई है। पूरे इलाके को छानबीन की जा रही है और पुलिस अभी किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मुकेश, क्या इस गोलीकांड में यही 2 आरोपी शामिल थे या दूसरे अपराधियों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है?
देखिए, अभी मैंने जो रंगीला चौहान जो चश्मदीद है और जो स्थानीय लोगों से मैंने बात की थी, उनका कहना था कि ये जो दोनों अपराधी हैं, ये हो सकता है कि दूसरे घटनाक्रम जुड़े हुए हों, क्योंकि भीड़ ने इन दोनों को भागते हुए पकड़ा था। तो अभी चूंकि ये पिकअप वैन से पकड़े गए थे, तो कोई भी अपराधी जब घटना को अंजाम देने जाएगा तो वो बाइक सवार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है कि वो बाइक से आए थे, किस सवारी से आए थे। लेकिन अभी जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, इन पर अभी संशय प्रकट है कि ये किस मामले में शामिल है। चलिए नजर बनाए रखिए मुकेश, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो गोपालगंज में वर्चस्व में गैंगवार की अगर पिछले 13 सालों की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की हत्या की, तो वहीं इसके जवाब में फिर हत्या हुई। सबसे पहले हम 2007 और 2008 की बात करें, यहां पर दबंग ब्रजेश सिंह की हत्या हुई, जिसका आरोप विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी पर लगा। कुछ ही दिनों बाद इसका जवाब दिखा और 2009-10 में फुलवरिया बीडीओ के चैम्बर में घुसकर विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी की हत्या कर दी गई। वहीं अगर इस साल की बात करें तो पिछले 5 महीने में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। 2020 में मई महीने में जेपी यादव सहित 3 की हत्या की गई, जिसका आरोप विधायक पप्पू पांडे सहित कई लोगों पर लगा। वहीं इसके जवाब में 2020 जून में पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई। जेपी यादव की हत्या का आरोप मुन्ना तिवारी पर लगा था। वहीं 28 नवंबर 2020 यानी कि शनिवार को फिर से हत्या की वारदात सामने आई, जहां विधायक के करीबी देवेंद्र पांडे की हत्या के साथ एक अन्य व्यक्ति बीडीसी पप्पू पांडे की भी हत्या कर दी गई। कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, पढ़ाई ठप है। सभी बच्चे इतने खुशनसीब नहीं हैं कि वो ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकें। ऐसे में करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। पटना के सरदार पटेल गोलंबर के प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना की वजह से सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, जो पिछले 8 माह से स्कूल नहीं गए हैं। हम सीधे पहुंचे हैं यही जानने के लिए कि आखिर सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं। जरा देखिए तस्वीर। इस वक्त हम प्राइमरी स्कूल सरदार पटेल गोलंबर के पास गर्दनीबाग में पहुंचे हैं। ये स्कूल बंद है, यानी सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल में शिक्षकों को उपस्थित रहना है। बच्चों को भले ही छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वक्त का 11 बज रहा है और देख सकते हैं स्कूल में ताला लटका हुआ है। एक भी स्टाफ और शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है। कैसे पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो घर पे पढ़ रहे हैं। घर पे पढ़ रहे हो? स्कूल कितने महीने से नहीं गए? 8 महीने से। अच्छा, स्कूल पूरा बंद है। ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हो? ऑनलाइन मेरे पास टीवी नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे? मोबाइल भी नहीं है। भैया लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अभी स्कूल बंद है 8 महीना से, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? हाँ, स्कूल में 8 महीना से ताला बंद है। कभी कदाल टीचर आती है, अपना चल जाती है आके। मिड डे मील जो है वो खाना मिड डे मील के चावल मिलता है, ये बच्चे लोग के अकाउंट में पैसा जाता है। पढ़े या न पढ़े, भोजन चाहिए। कोरोना काल है और कब स्कूल खुलेगा ये भी गारंटी नहीं है। ऐसे में जब तक स्कूल बंद है तब तक देख सकते हैं ये बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। और सिलेबस की मत पूछिए, क्योंकि इम्तिहान भी सर पर है, लेकिन बिन पढ़े ही बच्चों को इम्तिहान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे हैं। बच्चों के पास ना तो मोबाइल है और ना ही दूरदर्शन देखने की व्यवस्था। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18।